क्या हम वाकई इसकी दिशा में हैं या यूं ही बस वो अपने आप वोट लेने का एक पर्पज बना दिया, विकास विकास नाम से कि हम विकास कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी एक दखल है, उसके अंदर क्या प्रारूप हो सकता है, ये सारे पॉइंट हमें थोड़े 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 टच करते हैं। हमारा पार्टिसिपेशन कितना, इस पे भी हम केंद्रित आए। कंट्रीब्यूशन हमारा है, वो जो टैक्स वगैरह दे रहे हैं वो भी हमारा है ही। और एंजॉयमेंट के अंदर हमारा इकोनॉमी की मतलब विकास हो तो हमें कुछ आर्थिक मतलब भी मिले, और सोशली भी हम ढंग से रहें, ये जाति धर्म भेद ये नहीं हो, कल्चर भी हमारा डेवलप रहे, और पॉलिटिकली भी हम डेमोक्रेटिक वे से साउंड रहे। ये इन सब तथ्यों को सम अप करते हुए हमारे सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ओवर टू रूपचंद जी, आप अपनी बात को 10 मिनट में पॉइंट वाइज पॉइंट के हम कहाँ हैं, भारत वास्तविक परिभाषा में दिखावटी में कहाँ है, भारत का विकास क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहीं हम टिक पा रहे हैं, और आर्टिफिशियल की भी बात आए तो आए। फिर उसके बाद में मैं नेपाल सिंह जी बाहर से जुड़े हुए हैं तो उनको लेने की कोशिश करूंगा। रूपचंद जी, ओवर टू यू। सब साथियों को नमस्कार। मेरी थोड़ी भाषा की प्रॉब्लम है तो वो इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे बोलूंगा ताकि मेन पिलर जो हैं चीजों के वो पकड़ में आ जाए। एक पुरानी कोटेशन है कि इफ द विशेस वर हॉर्सेस बैगर वुड राइड। अगर इच्छाओं के मुताबिक दुनिया चलती तो सब लोग एक साथ ही चलते, एक बराबर हो जाते, मगर ऐसी बात नहीं है। इसलिए विकास जो है ये एक टाइम और प्लेस के एक रेलेवेंट पोजीशन है, ये लगातार चलने वाला घटनाक्रम है। इसकी एक डेफिनेशन नहीं है। उसके रेफरेंस में आपके सामने मैं दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं के अलग अलग 3-4 डेफिनेशन में रख देता हूँ ताकि पता लग जाए कि ये लगातार चलने वाला घटनाक्रम है और टाइम और स्पेस के मुताबिक ये बदलता है। जैसे कि यूएनओ ने जो 1950 में डेफिनेशन दी थी उसमें साफ लिखा था कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, मॉडर्नाइजेशन करनी है, और जिसका फोकस होगा ग्रास नेशनल प्रोडक्ट को बढ़ाना और पॉवर्टी को और इनइक्वालिटी को कम करना। प्योर इकोनॉमिकल, कोई ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं, कोई एनवायरमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। वर्ल्ड बैंक उसको थोड़ा सा आगे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है। वो कहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है जिसमें पैरामीटर होगा ग्रास नेशनल इनकम पर कैपिटा, के वो जो ग्रोथ हो रही है उसका आदमी के हिस्से आता क्या है, कि क्या पॉवर्टी और इनइक्वालिटी दूर होती है कि नहीं होती है। दूसरा, तीसरा जो यूएनओ का डेफिनेशन आया है वो आया है तकरीबन 80 की दहाई में, जो आम ज्यादा पॉपुलर है। उसमें साफ लिखता है कि ये बहु या मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जिसका काम है इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंट प्रोग्रेस को करना, जिसका एम जो होगा क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल को इम्प्रूव करना। ये भी ह्यूमन सेंट्रिक। उसके बाद एक कमीशन बैठता है 1987 में, था वो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। उसने परिभाषा में थोड़ा सा अपना एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया है। वो साफ लिखता है कि डेवलपमेंट का मतलब ये है कि प्रेजेंट नीड को मीट करना है विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नेक्स्ट जनरेशन। उसने अगली पीढ़ी का सोच लिया है कि फ्यूचर जनरेशन की कंप्रोमाइज किए बगैर प्रेजेंट नीड आप चलाओ। आज जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो नई जो परिभाषा जो आ रही है दुनिया में, जो नई परिभाषा जो दी जाती है वो ये है, उसके 5 पिलर हैं मेन। उसमें पहला होगा कि क्या ये विकास जो है किसी को एग्जिस्टेंस की गारंटी देता है, जिसमें साफ हवा, साफ पानी, जहर मुक्त भोजन, इंसानी भाईचारा और लिविंग जोग टेम्परेचर। अगर नहीं देता तो इसका मतलब ये विकास एंटी ह्यूमन, एंटी नेचर है। क्या ये सोशल जस्टिस देता है? दूसरा। तीसरा,
क्या ये इंसान को साइकोलॉजिकल सेटिस्फाई कर देता है कि कोई तो किसी के सिर पर पेशाब करता है तो भी विकास हो रहा है? ये जो हम देखते हैं ना, साइकोलॉजिकल पोजीशन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देता है, जो विकास नहीं देता है। ये पैरामीटर एक और है कि नेक्स्ट जनरेशन की वो जो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट का है कि नेक्स्ट जनरेशन की जरूरतों को क्या कंप्रोमाइज करता है, या उनको एज इट रखता है कि वो भी ऐसा ही यूज करेंगे जैसे चाहिए। और एक और जुड़ता है कल कि क्या वो बायोडाइवर्सिटी को एट पार देखते हैं या ह्यूमन को सुपीरियर देखते हैं कि आदमी जैसे मर्जी केरला से हाथी उठा करके इधर जामनगर रख दो, जैसे मर्जी डील करे वो। क्या ये 4-5 पैरामीटर हैं जो आजकल 21वीं सदी में इन्वायरमेंट को और ह्यूमन डेवलपमेंट का रखते हुए देखना चाहिए। एक बात तो ये आगे विशेष, ये हैं डिजायर्स, ये आदमी चाहता है। मगर जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो कि ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है, वो बातें आपके साथ रख करके बाकी बात मंच खुला छोड़ देंगे। 1944 में ये फैसला, एक बात ये राइट टू डेवलपमेंट वाली बात ऐड कर देते हैं इसमें। राइट टू डेवलपमेंट में जो हनुमान जी ने वो विशेष भाई, वो तो बिल्कुल ठीक है, मगर उसमें ये लिखता है कि जगह परमानेंट सॉवरेनिटी ओवर नेचुरल सोर्सेस, required sovereignty to be expressed in the interest of states by the state। अब स्टेट ने एक्सरसाइज करनी है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आदिवासी एरिया का खाली करा रही है तो वो स्टेट एक्सरसाइज कर रही है इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट नेचुरल सोर्सेस पर। इसमें लोगों की कोई गिनती है वो तो विशेष है, पर प्रैक्टिकल ये भी एक पैराग्राफ में उसी डॉक्यूमेंट में जो मुझे मिला था राइट टू डेवलपमेंट वाला, उसी में है। इसका मतलब ये है कि ये अब आते हैं ऑन ग्राउंड रियलिटी पर। ऑन ग्राउंड क्या हुआ है कि 44 में एक मीटिंग होती है ब्रिटेन के अंदर, और उसके अंदर 40-45 कंट्री जो है वो फैसला कर देते हैं कि डॉलर एक ग्लोबल करेंसी होगी, जिसका उन्होंने पैरामीटर रख दिया सोने के साथ कि शायद वो $60 का एक आउंस सोना जैसा ही कुछ है लगभग। उसके बाद ये सारा सिस्टम चलता रहा, मगर 1971 में आकर के जब वियतनाम की बात चल रही थी, अमेरिका का खर्चा बढ़ गया, उसने डॉलर को गोल्ड से डीलिंक कर दिया और एक फ्लोटिंग करेंसी बना दी। 2000 के आसपास, और खास का मैं एक डेट देता हूं आपको, 30 अक्टूबर 1930 को, 30 अक्टूबर 2000 को 4 कंट्रियों ने ये फैसला किया था कि हम अपना डॉलर को हटा करके यूरो में पेट्रोल ट्रेड करेंगे। उसमें इराक था, वेनेजुला था, ईरान वगैरह था। तो इराक का को यूएन से अप्रूवल मिल गया कि आप अपना पेट्रोल का सेल जो है वो यूरो में कर लो। और 2001 के बाद इराक का क्या इनके बाद क्या पोजीशन बनी, वह खुद देख लेते हैं कि अमेरिका ने क्या हाल किया है इराक। मतलब जो डॉलर की डोमिनेशन को चैलेंज करता है वो उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। ये है मोड ऑफ डेवलपमेंट। ब्रिक्स ने कहा था कि हम एक करेंसी बनाएंगे, और अपने प्रधानमंत्री वहां से बिखर गए। कोई सामने नहीं आता कि ब्रिक्स के पैरेलल करेंसी बना करके डॉलर को चैलेंज करे और डी डॉलराइजेशन करे। ये कौन पहले फेस बने जिस पर ये पहला ऑपरेशन आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये डेवलपमेंट मॉडल जो ऑन ग्राउंड चल रहा है उसके बाद है। अगला बात आता है कि 1989 के बाद जब पैसा खूब होता है और पता लगता है कि दुनिया के विकास मॉडल में हमने कैसे रेगुलेट करना है, तो वहाँ एक अमेरिका में एक मीटिंग होती है जिसमें वर्ल्ड बैंक, IMF और अमेरिकन ट्रेजरी, इन तीनों का एक कंसेंसस बनता है जिसका नाम है वाशिंगटन कंसेंसस।
आज उसी वाशिंगटन कंसेंसस के 10 पॉइंट जो है, मेन पिलर जो हैं, वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं साउथ ग्लोबल में, ताकि सारा सिस्टम जो है वो इस किस्म के इंस्टीट्यूशन बनाए जाएं, इस किस्म के पैटर्न बनाए जाएं, जिससे पैसा ऑटोमेटिक उस सेंटर में पहुंचता रहे। जिसकी एग्जांपल है आपके वो सामने इंडिया में दे देते हैं आपको, कि जो इंस्टीट्यूशन यूके में बने उनका अप्रोच था पीपल सर्विस ओरिएंटेशन। वहां की पुलिस देख लो, वहां का डिपार्टमेंट देख लो, वहां का एजुकेशन डिपार्टमेंट देखो, वहां का दूसरा देखो। और जो इंस्टीट्यूशन ने अपने कॉलोनीज में बनाए इंडिया में, ये थे निचोड़ू इंस्टीट्यूशन। इनका काम था कि लोगों से पैसा खींचो और उधर पहुंचाओ। सेम टाइप के इंस्टीट्यूशन कॉलोनीज में है, जो पैसा निचोड़ते हैं और सेंटर तक पहुंचाते हैं। और उससे रिवर्स अप्रोच के इंस्टीट्यूशन जो हैं वो यूरोप में और अमेरिका में के जो सर्विस अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। यही वजह है कि कॉलोनीज के लोग या अंडर डेवलप कंट्री के लोग भाग करके सब यूरोप जाते हैं वहां बैठ करके, क्योंकि जहाँ के संस्थानों को रिपेयर करने में या ठीक करने में टाइम लगता है, सेक्रीफाइस देना पड़ती है। तो इस पोजीशन में आकर के ये जो 8-9 पॉइंट हैं, ये मैं मोटे मोटे रख देता हूँ। उसके बाद देखना कि आगे दुनिया